Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Me, Nazir Ahmad Nayyar, lecturer BHSS Maidapura. With today's topic for class 12. My today's topic is about veto powers, NGO and its aims, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्स। बच्चों, आज हमारी क्लास जो है इसमें कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स अहम आते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है वीटो पावर क्या होता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एनजीओ क्या होता है, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है या उनके एम्स क्या होते हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है जो यहाँ पे ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होती है और इसके एम्स क्या होते हैं। सबसे पहले टॉपिक के लिहाज से हम वीटो पावर्स की बात करें। जैसे आप जानते हैं कि हमने UN की बात की है, यूनाइटेड नेशंस की बात की है। उसमें 6 इदारे होते हैं बड़े बड़े, जो ऑफिशियल उसके होते ऑफिस होते हैं। उनमें जनरल असेंबली के बाद दूसरा जो आता है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है यूनाइटेड नेशंस का अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें 15 मेंबर होते हैं। इन 15 मेंबर्स में 5 मेंबर जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और जो बाकी मादा होते हैं 10 मेंबर्स वो टेम्पररी होते हैं या नॉन परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो मैंने आपको पीछे चैप्टर में बताया है, वो हैं USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और चाइना। जो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली की वजह से। उन्हीं वो जनरल असेंबली उनको अपॉइंट करती है 2 साल के लिए। और ये परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं उन्हीं के जरिए वीटो पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो पावर करते हैं इस्तेमाल जिससे हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर क्या होता है? ये एक स्पेशल पावर होता है परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के। ये इफेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिसीजन जो सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, उनको वह इफेक्ट कर सकते हैं। यानी वीटो पावर एक स्पेशल पावर होता है, एक ताकत होती है परमानेंट मेंबर्स की, जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर होते हैं, यानी वही इफेक्ट कर सकते हैं जो डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं, उनको इफेक्ट कर सकते हैं। जब कोई डिसीजन लेना होता है किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे या किसी इंपॉर्टेंट इशू पे, उसमें 9 वोट जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, यानी वहाँ पे 9 मेंबर जो हैं उनके हक में वोट देनी चाहिए, तो वो इम्पॉर्टेंट इशू जो होता है उसका डिसीजन हो जाता है। उनमें 5 मेंबर जो होते हैं इन 9 में, ये 5 मेंबर जो मैंने आपको बता दिया है कि परमानेंट मेंबर जो होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका होना लाजमी होता है। अगर उनमें से कोई मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का वोट डालता है अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन वहाँ पे पास की गई है, जो डिसीजन वहाँ पे हुआ है, जो डिसीजन वहाँ पे तय हो गया है, अगर कोई भी मेंबर इन परमानेंट 5 मेंबर्स में से उसके खिलाफ में वोट डाले, तो उस वक्त ये डिसीजन जो होता है ये वहाँ पे फ्लॉप होता है, ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। ये प्रैक्टिस जो होती है, यानी उनका 5 का उसमें लाजमी वोट देना जो है, ये प्रैक्टिस जो होती है, इसे वीटो पावर कहते हैं। ये वीटो जो टर्म है ये ऑरिजिनेट हुई है लैटिन वर्ड से, यानी उसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड से है, जिसके माने हैं आई से नो, यानी वीटो के माने हैं मैं कहता हूँ नहीं। एक बात यहाँ पे रिमेंबर यानी याद रखने की है, वो है कि एब्सेंस जो होती है एक परमानेंट मेंबर का, जब भी वहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना होता है उसमें सबका होना ज़रूरी होता है। अगर कोई एब्सेंट हुआ है वहाँ पे, कोई मेंबर जो परमानेंट मेंबर जो है वो वहाँ पे एब्सेंट रहा है,
तो ये हरगिज़ नहीं माना जाता कि उसने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है, यानी उसका उसमें होना लाजमी है। दूसरा पॉइंट जो है, जो मैंने अब ये आपको बता दिया है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। इस वक्त नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दुनिया के हर एक हिस्से में इस वक्त उभर रही है। ये एग्जिस्ट होती है, ये एडजिस्ट होती है, दुनिया के हर चीज, हर मुल्क में इस वक्त ये मौजूद है। नॉन एनजीओज जो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके माने हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मजलिस शूरा जो डायरेक्टली पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है गवर्नमेंट की। ये फ्रेज जो है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्तेमाल में आ गया है जब यहाँ पे यूएनओ का क्या कहते हैं इब्तिदा हुआ है, जब उसका क़याम यहाँ पे क़याम पजीर हुआ है यूएनओ, तो उस वक्त ये नाम यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है। जो डेफिनेशन है एनजीओज की, ये सबसे पहले दी है रेजोल्यूशन 288 यानी 288 चैप्टर 10 में ऑफ इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक के बारे में है ये। सोशल काउंसिल ऑफ ऑन फरवरी 27, 950 उसमें उसका एग्जिस्टेंस हुआ है, यानी इकोनॉमिक जो है या सोशल काउंसिल, तो ये 27 फरवरी 1950 को हुआ है। इसको डिफाइन किया गया है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ट्रीटी ग्लोबलाइजेशन के साथ फाउंड नहीं हुई है ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, उसने इंक्रीज किया है अपनी इम्पोर्टेंस एनजीओज में। एनजीओ जो होते हैं मेनली डील करते हैं जो इंसानियत के इश्यूज होते हैं, इंसानी आलमी इंसान के इश्यूज जो होते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होते हैं, आने वाली पीढ़ी जो हमारी होती है उनके बारे में होते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स इंटरनेशनल एनजीओ जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। मिसाल के तौर पर इनमें बड़ी बड़ी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आती हैं उनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है, उसके यहाँ पे मोर देन मिलियन यानी लाख से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और उनका नेटवर्क जो है ये यहाँ पे 100 कंट्रीज में इस वक्त चल रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। दूसरा यहाँ पे इंटरनेशनल रेड क्रॉस, और तीसरा है रेड क्रेसेंट मोमेंट। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आलमी इंसानियत के लिए एनजीओज का उसमें इंतखाब है, यानी ये यहाँ पे पूरी दुनिया में देखता है कि कौन से इंसान आलम में जितने सारे इंसान हैं, कितने सारे मसाइल हैं, उनको देखती है यहाँ पे। उसके बाद है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इस्टेब्लिश हुआ है, ये एक खुद मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब से बनी है? जब से लीग ऑफ नेशंस यहाँ पे क़याम में आए हैं तब से ये बनी है, और इस वक्त भी ये प्रेजेंट ये वर्क करता है बिल्कुल आज़ादाना तौर से। UN में कोई भी स्टेट उसका मेंबर बन सकता है। इसके 3 बड़े ऑर्गन हैं यहाँ पे, यानी ILO के 3 बड़े ऑर्गन हैं यहाँ पे। सबसे पहला है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, दूसरा है यानी पहला जो है ये मजदूर के बारे में है, कॉन्फ्रेंस के बारे में है इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा है गवर्निंग बॉडी जो उसको चलाती है, और तीसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, और वो ऑफिस जहाँ पे ये लेबर ऑफिस है, मजदूरों का ऑफिस है। मेन फंक्शन इसकी क्या है ILO की? ये वर्क करती है, ये काम करता है प्रमोट करने के लिए सोशल जस्टिस और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लेबर राइट्स, यानी जितने सारे यहाँ पे लेबर राइट्स होते हैं, मजदूर के जितने सारे हकूक होते हैं उनके लिए यहाँ पे काम करती है पूरे दुनिया में। दूसरा पॉइंट है ये फ्रेम करता है रूल्स रेगुलेशंस, ये बनाता है कवानीन बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है
जो किन से मुतलिक होते हैं, वर्किंग आवर्स के दरमियान, यानी वर्किंग आवर्स के बारे में होते हैं। यानी एक मजदूर जो होता है या मजदूर तबका जो होता है, कितना टाइम या कितने घंटे उनको काम करना चाहिए, उनकी कंडीशंस ऑफ वर्क क्या होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ये प्रोविजन बनाता है लिविंग वेजेस के लिए, यानी एक मजदूर उम्र के लिहाज से या मेहनत के लिहाज से कितनी मजदूरी ले सकता है, उसके बारे में यही तय करता है। और चौथा जो है, ये रूल फ्रेम करता है, यानी ये वर्कर्स जो होते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए, जब उनकी खासकर उस वक्त होती है जब उनकी तकलीफ़ें होती हैं या कुछ बीमारियां होती हैं, ये जख्मी हो जाते हैं, इसके बारे में ये फ्रेम करता है उनकी प्रोटेक्शन। और पांचवा पार्ट जो है, ये प्रोविजन बनाता है यहाँ पे ओल्ड एज पेंशंस का। सिक्स्थ पॉइंट है, ये जस्ट और फेयर कंडीशंस ऑफ लेबर जो होती हैं, जात पात के बगैर, कलर के बगैर, रेस के बगैर और सेक्शन के बगैर, यहाँ पे ये उनके लिए इंसाफ फराहम करता है। और सेवंथ पॉइंट जो है, ये प्रोटेक्शन करता है और गाइडेंस करता है वर्कर्स को उन सारे एक्सप्लॉयटेशंस के खिलाफ जो कैपिटलिस्ट स्टेटस में होते हैं, कैपिटलिस्ट के दरमियान होते हैं, ये यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ द सेम विल बी again repeated in English. Dear students, you know, today our topic is about the veto power, non-governmental organizations and ILO or International Labour Organization. The first one is veto power. The Security Council of United Nations consists of 15 members, 5 of which are permanent and remaining 10 members are temporary or non-permanent. The permanent members of USA are USA, England, France, Russia and China. The non-permanent members are elected by General Assembly for a period of 2 years. The permanent members of Security Council enjoy the power of veto. Veto power is a special power of permanent members of Security Council by which they can affect the decisions of Security Council. To take decisions on any important issue, 9 votes, including the 5 permanent members of Security Council, are required. If any member of the Security Council casts its vote against the resolution, the decision cannot be taken. This practice is called veto power. The term veto is originated from a Latin word which means I say no. Remember, absence of any permanent member from proceeding does not mean that it casts its vote. Second point is NGO, non-governmental organization. At present, NGOs exist in every part of the globe. NGO means that organization which is not directly part of the organization of the government. The phrase NGO came into use with the establishment of the UNO. The definition of NGO is first given in the Resolution 288, Chapter 10 of Economic Social Council on February 27, 1950. It is defined as any international organization that is not founded by an international treaty. Globalization during the 20th century has increased the importance of NGOs. NGOs mainly deal with the humanitarian issues and sustainable development. Thousands of international NGOs are active. For example, Amnesty International has more than a million members and has its network in more than 100 countries. Second one is International Red Cross, and third one is Red Cross Crescent movement. It is a world largest group of the humanitarian NGOs. Now, the term ILO, International Labour Organization. The ILO was established as an autonomous organization or independent organization of the League of Nations, and even at present it works quite independently of the UN. Any state can become its member. It has 3 main organs. The first one is International Labour Conference.
second one is governing body, and third one is International Labour Office. Now, the main functions of ILO, the first one is it works to promote social justice and universally acceptable labor rights throughout the world. Second one is it frames rules and regulations concerning working hours, conditions of workers and work. Third one is it makes provision for an adequate living wage. Fourth one is it frames rules for a protection and a workers against the sickness, disease and injury. Fifth one is it makes the provision for old age pension. Sixth one, it maintains just and fair conditions of labor irrespective of caste, color, race, section, etc. Sixth one is it makes just and fair conditions of labor irrespective of caste, color, race and section. And seventh and last function here is that it protects and guides the live workers against the exploitations of the capitalists. This is done for today. Have a good day. Have a nice day. Thank a lot for your positive cooperation. Assalamu alaikum.